तो हमारा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर की शुरुआत होती है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक से। सबसे पहली जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो चाइना, जापान एंड कोरिया में डेवलप होती है। एंड 594 एडी के टाइम से चाइना में बहुत ज़्यादा बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम पे वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था। क्या आपको पता है चाइना में इतनी ज़्यादा बुक्स की डिमांड क्यों हो रही थी उस टाइम पे? क्योंकि चाइना का एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, यानी चाइना में सिविल सर्विस एग्जाम होती थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हर साल पेपर देते थे, जिस वजह से बुक्स छापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उसके बाद 17th सेंचुरी आते आते चाइना में जो प्रिंट कल्चर है वो एकदम ब्लूम कर गया, बहुत आगे बढ़ गया। धीरे धीरे प्रिंट कल्चर की वजह से हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बुक्स रीड करते हुए नहीं देखा, साथ में मर्चेंट्स अब बुक पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। बहुत सारी जो रिच विमेन थी वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी और बहुत सारी औरतें जो थी वो तो अपने पोएट्रीज और प्लेस भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने लिखना। इस दौरान शंघाई जो है वो एक नया प्रिंट कल्चर का हब बनता है। ये तो चाइना की बात हो गई कि चाइना में प्रिंट कैसे आया, लेकिन अब चाइना से प्रिंट अलग अलग जगह पे जा रहा था। सबसे पहले जापान की बात करते हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी जापान में स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो प्रिंट हुई थी 868 में एडी में, उसका नाम है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। और फिर जापान का एक जगह है एडो, जिसे बाद में टोक्यो बोला गया। यहाँ पे तो प्रिंट कल्चर बहुत ज्यादा फेमस हो गया था एंड धीरे धीरे हमने देखा कि पूरे जापान में लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स फुल पैक हो चुकी थी अलग अलग प्रिंटिंग मटेरियल के साथ। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट कम्स टू यूरोप। बहुत लंबे टाइम तक सिल्क और स्पाइसेस जो चाइना से है ना वो यूरोप में फ्लो किया जाता था सिल्क रूट के माध्यम से। ठीक है, इस टाइम पे एक व्यक्ति का नाम आता है मार्को पोलो। 1295 में ये वापस इटली पहुंचते हैं चाइना से, और चाइना से ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इटली में लेके आते हैं, जहां पे इटली में भी अब धीरे धीरे करके बहुत सारी किताबें छपने लग गई थैंक्स टू द वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो वो सीख के आए थे चाइना से। ठीक है, उस टाइम पे ना एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जो वेलम का पेपर इस्तेमाल करता था। वेलम ऐसा पेपर है जो स्किन ऑफ एनिमल से बनता था और काफी एक्सपेंसिव होता था। अभी भी बहुत लोग वेलम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब पूरे यूरोप में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी फेमस हो गया तो अब चीप तरीके से भी पेपर मिल जा रहा था। इस टाइम पे बुक सेलर्स के पास ना लगभग 50 से भी ज्यादा कुछ ऐसे बुक सेलर्स थे जिनके पास 50 से भी ज्यादा स्क्राइब्स थे। यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करने का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है, उसका नाम है जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने ना पूरे प्रिंटिंग कल्चर में एक रिवॉल्यूशन लेके आ दिया। जॉन गुटेनबर्ग ही वो इंसान है जो प्रिंटिंग की दुनिया में रिवॉल्यूशन लेके आया था। ये जो जॉन गुटेनबर्ग है ना, ये मर्चेंट के बेटे हैं एंड इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो चाइल्डहुड की थी वो वाइन और ऑलिव प्रेसेस के बीच में ही बिताया। एंड जॉन गुटेनबर्ग जो थे, इन्होंने बाइबल जो पहली इनकी किताब थी इन्होंने प्रिंट करवाई थी, लगभग 180 कॉपी इसकी प्रिंट करवाई थी लगभग 3 साल के अंदर। एंड 1450 एंड 1550 के बीच में प्रिंटिंग प्रेसेस पूरे यूरोप में डेवलप होना स्टार्ट हो गई। 15th सेंचुरी में लगभग 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट किए गए थे, जो कि अगले ही सेंचुरी 16th सेंचुरी आते आते 200 मिलियन कॉपीज तक चली गई थी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं जो है हमारा द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ ना, उसके बाद एक नई पब्लिक भी डेवलप हो गई, एक रीडिंग पब्लिक डेवलप हो गई। यानी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से किताबों के जो अब दाम थे वो कम हो गए और बहुत ज्यादा किताबें छपने लग गए थे। एंड ऐसे में बुक्स जो थी वो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच में आ गई थी, एक्सेस हो गया था बहुत सारे लोगों का किताब को पढ़ने के लिए। जब ज्यादा बुक्स का एक्सेस हो गया तो एक नया कल्चर भी डेवलप हो गया रीडिंग के सेक्टर में। इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको किताब पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्हें सुनने में बहुत मजा आता था। वो किताबें सुनते थे और उनके लिए बहुत सारे लोग रीड कर रहे होते थे। इस टाइम पे ना यूरोप के अंदर अभी भी 20th सेंचुरी तक जो लिटरेसी रेट थी वो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो जितने भी किताब लिखने वाले लोग थे ना,
उनके अंदर ये दिमाग में एक आइडिया तो था कि हमें ऐसी किताबें लिखनी चाहिए जिसमें हम लिखने के साथ साथ पिक्चर्स भी छापेंगे, ताकि जितने कॉमन पब्लिक है ना उनको बुक पढ़ने में मजा आए, ताकि उन्हें पिक्चर्स भी साथ में दिखे। जैसा मैंने आपको अब तक बताया कि प्रिंट टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आने की वजह से, यानी प्रिंट प्रेस आने की वजह से बहुत ज्यादा आइडिया सर्कुलेट होने लग गए थे। अब डिबेट हो रहे थे, डिस्कशन हो रहे थे, तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने तो इसका बहुत ज्यादा अच्छे से स्वागत किया, लेकिन एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी था जिसे डर लग रहा था, जिसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि जितना ज्यादा किताबें छपेंगी उतना ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि वैल्यूएबल लिटरेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आते हैं 1517 पे। 1517 में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जिसका नाम है मार्टिन ल्यूथर। मार्टिन ल्यूथर ने 1517 में 95 थीसिस लिखा था, जहां पे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स थे ना उन्हें क्रिटिसाइज कर दिया था। ल्यूथर की जो राइटिंग थी ना वो बहुत ज्यादा नंबर्स में पब्लिश हो रही थी, बहुत ज्यादा उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था। एंड इस टाइम पे ल्यूथर ने एक चीज भी कही थी कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा गया कि ये चीज किसने लिखा है, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, तो इसका आंसर है मार्टिन ल्यूथर। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने एक नाम देखा जिसका नाम था मार्टिन ल्यूथर, जिसने क्या कहा था, जिसने कहा था प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। एंड 1517 में मार्टिन ल्यूथर ने ही 95 थीसिस को लिखा भी था, जिसने क्रिटिसाइज किया था रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन इसके आगे हमने देखा कि एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेनोकियो। मेनोकियो जो है एक मिलर था इटली का, जिसने किताबें पढ़ना अपने लोकेलिटी में अभी जस्ट स्टार्ट किया था, और इसी ने बाइबल के मैसेज को अपने तरीके से री इंटरप्रेट किया। और जब इसने अपनी बातें बताई तो उस वजह से रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया, एंड मेनोकियो को बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और जो रोमन चर्च थे ना उन्हें लगा कि कोई कैसी भी किताबें छाप सकता है और कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने देखा कि उन्होंने पॉपुलर रीडिंग्स और जितने भी पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स थे ना उन पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। नेक्स्ट यूनिट है हमारा द रीडिंग मैनिया। पूरे यूरोप में 60 से 80% जो लिटरेसी रेट थी वो बढ़ गई थी, एंड उस टाइम पे दो अलग अलग टाइप की किताबें आई, एक तो एल्मेनाक और एक चैपबुक। चैपबुक इंग्लैंड में फेमस किताब आ गई थी। फ्रांस की मैं बात करूं तो वहां पे बिलियोथिक ब्लू, ये सस्ती किताबें होती थी, लो प्राइस किताबें होती थी जो पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे पब्लिश की जाती थी। एंड इस टाइम पे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट आए, जैसे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करवाया, और कुछ हमारे थिंकर्स आए थे जैसे थॉमस पेन, वॉल्टायर एंड जीन जैक रूसो, जो साइंस, रीजन, रेशनैलिटी इन सब के बारे में लिखने लग गए। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी राइटर्स के मैं नाम आपको बता रहा हूं ना, ये उस टाइम पे राजा के विरुद्ध लिख रहे थे। राजा की जितनी भी पावर्स थी ना, मोनार्कियल पावर्स, डेस्पोटिज्म, एरिस्टोक्रेसी, इन सब लोगों के अगेंस्ट लिखने वाले कुछ राइटर्स आए थे, जैसे वॉल्टायर, थॉमस पेन या फिर जीन जैक रूसो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद आ रहा होगा, क्लास 9th में हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू वगैरह। ठीक है, अब एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवेलिस्ट हैं 18th सेंचुरी के फ्रांस में। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। इनकी बात क्या है, हो सकता है एमसीक्यू में कल आपसे ये भी पूछ लिया जाए। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस ना किसी भी प्रोग्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल इंजन होता है, और प्रिंटिंग प्रेस के वजह से ही लोगों के अंदर ओपिनियन डेवलप होती है, जिससे राजा की पावर जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। यानी मैं इनकी बात को इंग्लिश में रीड कर देता हूं आपके सामने। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिस्पोटिज्म अवे। ये लुईस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा अगर आगे जाएं, अब आपके सामने टॉपिक लिखा है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
आखिर प्रिंट कल्चर इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गया, प्रिंट कल्चर का इतना बोलबाला क्यों होने लग गया? इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। प्रिंट कल्चर की वजह से बहुत सारे जो फेमस थिंकर्स थे ना, उनके आइडियाज पॉपुलराइज हो रहे थे। जैसे वॉल्टायर, रूसो के आइडियाज को लोग पढ़ पा रहे थे। प्रिंट कल्चर की वजह से अब आसपास सोसाइटी में डायलॉग और डिबेट होने लग गए थे। एंड प्रिंट कल्चर के आने के वजह से ही जितने भी मोरालिटी, रॉयलिटी, इन सब चीजों को क्रिटिसाइज फर्स्ट टाइम किया जा रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो प्रिंट कल्चर का बोलबाला बढ़ गया। फिर से 3 रीजन समझ लीजिए आप। एक तो पॉपुलर थिंकर्स के आइडियाज पॉपुलराइज हो गए, साथ में डायलॉग डिबेट होने लग गए और क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो गया था रॉयलिटी एंड मोरालिटी का फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट यूनिट है हमारा द 19th सेंचुरी। अब बच्चों के लिए भी प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुके थे फ्रांस में 1857 में। ग्रिम ब्रदर्स जो है जर्मनी के, उन्होंने तो बहुत साल बिताए और बाद में 1812 में अपनी स्टोरीज का एक कलेक्शन लेके आए थे। धीरे धीरे विमेन बहुत ज्यादा राइटर्स बन जाती हैं और कुछ ऐसी विमेन थी जो रीडिंग में इंटरेस्ट लेती है। कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट का नाम बताता हूं मैं आपको जो फीमेल्स थी, जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। इसके साथ साथ लाइब्रेरीज आ गई थी जो बुक्स रेंट पे देना स्टार्ट कर चुकी थी। इस दौरान लोअर मिडिल क्लास पीपल, वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस, ये भी किताबें पढ़ के एजुकेट हो रहे थे। एक और नया नाम आता है जिसका नाम है रिचर्ड एम हो। ये न्यूयॉर्क के थे और इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस को डेवलप करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाया था। इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस डेवलप किया था और इस प्रेस की वजह से आपको पता है 8000 पन्ने 1 घंटे पे छपे जा सकते थे, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। धीरे धीरे हमने प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसमें कुछ और बदलाव देखे। अब एक साथ 6 कलर्स एट अ टाइम यूज किए जा सकते थे प्रिंटिंग करने में। एंड फिर नीचे अगर हम थोड़ा आए तो 1920 में इंग्लैंड में ना एक पॉपुलर सीरीज आई थी जिसका नाम है शिलिंग सीरीज। और जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया तो अब पब्लिशर्स को डर लगने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमारी किताब पढ़ेगा कौन। इंडिया में ना रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन रहा है हमेशा से मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। लेकिन मैं बता दूं, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे इनको हैंडल करना आसान नहीं होता था। ये संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, अलग अलग वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में थे एंड इनको हैंडल करना आसान नहीं था। ये काफी एक्सपेंसिव है, फ्रेजाइल है एंड ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स में आते थे, जिस वजह से इनको हैंडल करना भी कई बार आसान नहीं होता था और इनको रीड करना भी इतना इजी नहीं होता था। आगे हम देखते हैं कि जो प्री कॉलोनियल बंगाल है ना, वहां पे जितने भी बच्चे थे उन्हें रीड करना तो नहीं आता था लेकिन लिखना उनको जरूर आता था। टीचर्स प्री कॉलोनियल बंगाल में ऐसे बच्चों को डिक्टेट करते थे कि वो चीजों को मेमोरी में स्टोर करते थे और लिखना उनको आ जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा हम नीचे आते हैं। 1674 में ना 50 बुक्स प्रिंट की गई थी कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में और प्रिंटिंग प्रेस भारत में गोवा में आई थी पोर्चुगीज मिशनरीज द्वारा। एंड फिर हमने देखा कि पहली तमिल बुक 1579 में कैथोलिक प्रीस्ट लेके आए थे एंड साथ साथ हमने देखा 1713 में मलयालम बुक आई। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज जो है वो 32 तमिल किताबें लेके आते हैं, डेवलप करते हैं, प्रिंट करते हैं। और एक व्यक्ति है 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है ना, ये बंगाल गैजेट को एडिट करते हैं। बंगाल गैजेट बेसिकली एक वीकली मैगजीन था जिसे ये एडिट करने का काम करते हैं। लेकिन जेम्स ऑगस्टस हिकी ये अंग्रेजों के बारे में ही उस बंगाल गैजेट के अंदर सब कुछ लिख देते थे। कई बार तो अंग्रेजों की जो गवर्नर जनरल्स थे उनके गॉसिप भी उस बंगाल गैजेट में ये पब्लिश कर देते थे। और गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग है उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसा बंदा है जो हमारे अगेंस्ट ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, बंगाल गैजेट में हमारे विरुद्ध ही लिख देता है। तो ऐसे में क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग जो था ना उसने इसे परसिक्यूट करवा दिया था। एंड नीचे एक चीज याद रखना आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य हु वाज क्लोज टू राम मोहन रॉय। अब एक नया दौर आता है। इस दौर में कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्सीज ही होते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बीच में कंट्रोवर्सीज होते हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो आपने सुना ही होगा।
राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश की थी इस टाइम पे संवाद कौमुदी 1821 में, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने इनके अगेंस्ट समाचार चंद्रिका जारी किया था। 1822 में ना दो पर्शियन न्यूज़पेपर आते हैं, एक का नाम है जामे जहां नामा एंड एक है शमसुल अखबार, और एक गुजराती न्यूज़पेपर भी आता है बॉम्बे समाचार। बाय द वे एक वर्ड आ रहा है उलामा। उलामा का मतलब होता है लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड द शरिया। नॉर्थ इंडिया में ना जितने भी उलामा थे वो बहुत ज्यादा एंग्शियस थे अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। इस दौरान 1867 में देवबंद सेमिनरी जिसको फाउंड किया गया था, इसने बहुत ज्यादा फतवा जो थे वो जारी करवा दिए थे, जिसमें बताया गया था कि मुस्लिम रीडर्स को कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए अपने डेली लाइफ में, और कैसे उनका जो है वो बिहेवियर होना चाहिए। फिर आप आगे देखते हैं कि रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट केम आउट फ्रॉम कैलकाटा इन 1810। ये रामचरितमानस तुलसीदास की 16th सेंचुरी में आई थी, याद रखिएगा, कैलकाटा। और मिड 19th सेंचुरी आते आते बहुत ज्यादा और भी अलग अलग टाइप की किताबें आने लग गई थी। 1880s में ना नेवल किशोर प्रेस लखनऊ में आया और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में डेवलप हुआ था। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, ये यूनिट 8 है। 19th सेंचुरी आते आते एक नया विजुअल कल्चर डेवलप हो चुका था। राजा रवि वर्मा बहुत सारे इमेजेस बनाते थे फॉर द मास सर्कुलेशन। 1870s आते आते कैरिकेचर, कार्टून, इसका इस्तेमाल किया जाता था जर्नल्स और न्यूज़पेपर में। जर्नल और न्यूज़पेपर में कार्टून क्यों यूज किया जाता था? ताकि जितने भी सोशल और पॉलिटिकल मुद्दे हैं ना उनके बारे में हाईलाइट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विमेन एंड प्रिंट के बारे में। उस टाइम पे ना बहुत सारे फैमिलीज जो थे वो लिबरल नहीं थे, सारे फैमिलीज लिबरल नहीं थे। जितने भी कंजर्वेटिव हिंदूज थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर कोई लड़की पढ़ना सीख लेगी, लिखना सीख लेगी तो वो वीडो बन जाएगी। और मुस्लिम लोगों को ये फियर होता था, ये डर होता था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो करप्ट हो जाएगी, अगर वो उर्दू, रोमांस, इन सब चीजों को पढ़ लेगी तो वो करप्ट हो जाएगी। अलग अलग लोगों की विचारधाराएं उस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, इस दौरान एक फीमेल का नाम आया जिसका नाम है रासुंदरी देवी। रासुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल है फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड। उन्होंने किचन में एकांत में अकेले सीक्रेट तरीके से पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था और अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखती है अमर जीबान, जो 1876 में पब्लिश हुआ था। ये ऑटोबायोग्राफी बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी। और सिर्फ रासुंदरी देवी का ही नाम नहीं है जिन्होंने अमर जीबान लिखा है, इसके अलावा एक और फीमेल का नाम आता है जिसका नाम है कैलाश भसीनी देवी। इन्होंने भी अपनी एक्सपीरियंसेस को अपनी किताबों में बताया है कि कैसे इनको घर में कैद किया जाता था, इन्हें इग्नोर किया जाता था, इनसे डोमेस्टिक लेबर करवाया जाता था। फिर 1880s में हमने देखा कि महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई भी अपने एंगर के बारे में लिखती हैं कि कैसे अपर कास्ट हिंदू विमेन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे हुआ करता था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े तो पंजाब में एक व्यक्ति यहाँ पे आते हैं राम चड्डा, जिन्होंने फास्ट सेलिंग एक किताब डेवलप की थी जिसका नाम है स्त्री धर्म विचार। इस किताब के माध्यम से वो बताना चाहते थे कि कैसे औरतें ओबीडियंट वाइफ्स बन सकती हैं। और बंगाल में एक इलाका है, एक एरिया है जिसका नाम है बटाला, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर बुक्स बनती थी, प्रिंट की जाती थी, ऑब्सीन, स्कैंडलस, बहुत सारी बुक्स होती थी जो यहाँ पे लोग रीड करते थे। एंड अब थोड़ा अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुलामगिरी 1871 में आया था। बी.आर. अंबेडकर, ई.वी. रामास्वामी नायकर, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स के यहाँ पे हमारे सामने नाम आए हैं। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि काशी बाबा कौन थे? ये कानपुर के मिल वर्कर थे जिन्होंने क्या पब्लिश की थी? छोटे और बड़े का सवाल 1938 में। ठीक है, और इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक सच्ची कविताएं याद रखना आप लोग, द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर हु wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 and brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा प्रिंट एंड सेंसरशिप। 1820 में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेगुलेशंस पास किए थे
ताकि प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल किया जाए। और 1835 में बहुत ज्यादा पिटीशंस जारी किए गए थे बाय द एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। 1857 में ना द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस थोड़ा चेंज हो गया था 1857 में। 1878 आते आते एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखना, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और एक नाम आ रहा है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने 1907 के टाइम पे एक किताब लिखी थी जिसका नाम है केसरी।